Assalamualaikum students, how are you? I hope you're all doing well. Today we are going to start class 10 chemistry chapter number 1, unit 1, that is the history of chemistry, and its topic 1.1 is the principles and methods in chemistry. Students, अब आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ की एक हिस्ट्री होती है। इसी तरह से केमिस्ट्री की भी हिस्ट्री है। ये नहीं कि केमिस्ट्री आज के दौर में बन गई, बल्कि कई साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और उन एक्सपेरिमेंट्स को रीचेक करने के लिए नए साइंटिस्ट जो थे उन्होंने दोबारा से कई टेस्ट किए ताकि हम उनको वेरीफाई कर सकें और पता चले कि जो काम इन्होंने किया है वो ठीक है या नहीं। रिलायबिलिटी उसमें देखी गई है, हर चीज़ को डबल चेक किया गया है और उसके बाद जो है वो किसी नतीजे पर निकले हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि हिस्ट्री में आखिर है क्या। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, आप लोगों ने बिल्कुल भी बोर नहीं होना। तो सबसे पहले है कि कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड एनर्जी। स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर कोई भी क्लोज्ड सिस्टम है तो उसके अंदर ये आपको पता होना चाहिए कि मैस और एनर्जी जो है वो ना ही क्रिएट हो सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैस और एनर्जी जो है उन दोनों का आपस में एक ऐसा रिलेशनशिप होता है। आपने मैस और एनर्जी का रिलेशनशिप इसका पूरा एक टॉपिक भी पढ़ा होगा, फिज़िक्स में भी आपने पढ़ा होगा, तो आपको वहाँ पे भी ये अच्छी तरह समझ आया होगा कि मैस और एनर्जी जो है वो ना ही हम दोबारा क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो टोटल मैस होता है रिएक्टेंट का वो हमेशा इक्वल होता है टोटल मैस ऑफ द प्रोडक्ट के। वो क्यों होता है? इस प्रिंसिपल को एंटोनी लिवॉइजर ने 18th सेंचुरी में बताया था। ये उसने प्रिंसिपल बनाया था कि इस प्रिंसिपल से एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल हो गए थे और साइंटिस्ट को ये काफ़ी हेल्पफुल एक्सपेरिमेंट जो है वो मिला। ये प्रिंसिपल जो इसने एंटोनी ने बनाया था, इससे उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि जो पहले वाले एक्सपेरिमेंट्स थे वो इतने रिलायबल नहीं थे, लेकिन इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स के जो रिज़ल्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और बेस्ट आने लगे थे। दूसरा था यूजिंग ऑब्जर्वेशंस एंड लॉजिकल थिंकिंग। अब केमिस्ट जो थे उन्होंने थेरीज क्रिएट की, ठीक है, और मॉडल्स बनाए और वो मॉडल्स जो थे वो बेस करते थे उनकी ऑब्जर्वेशन पे एक्सपेरिमेंट्स के दौरान। कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए, तजर्बे करते गए, कोई भी उनको एक टॉपिक मिला कि आपने ऐसा करना है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, उसके बाद उन्होंने अपनी लॉजिकल थिंकिंग यूज़ की। ये नहीं कि बस कोई भी रिज़ल्ट मिला तो बस उसको पुट कर दिया, थीसिस लिख दिया, ये वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उन्होंने प्रॉपर उसकी ऑब्ज़र्वेशन की, उसकी लॉजिकल थिंकिंग की। देन डिमिट्री मेंडलीव जो है उसने पीरियोडिक टेबल बनाया। और कैसे बनाया था? उसने जो एलिमेंट्स थी उनकी प्रॉपर्टीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसने हर एक को, मतलब मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इस तरह से सब को उसने डिफरेंट ग्रुप्स में डाला, ताकि ये नहीं कि इकट्ठा लिखा, ताकि जब वो किसी भी प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट की प्रॉपर्टी को स्टडी करना हो तो बहुत ईजी हो जाए। उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखिए तो आपको वो बहुत क्लियर कट नज़र आएगा कि किस तरह से उसने इतना आसान तरीका बना दिया था कि हर चीज़ को उसने, मेटलॉइड्स को, मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, डिफरेंट SPDF ब्लॉक्स जो थे, हर चीज़ जो है वो एक स्टेप में उसने डाल दी ताकि वो उसको स्टडी करना आसान हो। उसके बाद क्या था कि ही प्रिडिक्टेड एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड। उसको ये भी पता चल गया था कि अभी इसके बाद कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप्स में आने हैं, कौन से पीरियड्स में आने हैं। ठीक है, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारा उसने जो है वो सब कुछ प्रिडिक्ट कर लिया था और सारे जो एलिमेंट्स थे उसके मुताबिक उसने पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टेप बाय स्टेप सबको पुट किया। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, केमिस्ट जो हैं उन्होंने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ किए ताकि वो अपने आइडियाज़ को टेस्ट कर सकें। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं कि अगर कोई नई जो है वो मेडिसिन्स है, किसी ने कोई नई दवाई बनाई है तो वो देखते हैं इसमें कि वो सही काम कर रही है या नहीं, या उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह, या वो सही है या नहीं, इस्तेमाल के काबिल है या नहीं। तो इसमें डिफरेंट कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं ताकि ज़्यादा रिजल्ट्स को रिलायबल बनाया जा सके। उसके बाद आता है पीयर रिव्यू।
जब साइंटिस्ट एक काम कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तो फिर दूसरे साइंटिस्ट उस काम को रिव्यू करते हैं, डबल चेक करते हैं बिफोर पब्लिशिंग। ये नहीं कि एक काम किया, एक्सपेरिमेंट किया, रिज़ल्ट आए तो उसको फ़ौरन पब्लिश कर दिया, ऐसा नहीं होता। बल्कि नए साइंटिस्ट जो हैं, दूसरे साइंटिस्ट जो हैं, उसको दोबारा वो अच्छी तरह से चेक करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये बताता है कि जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है उसकी क्वालिटी क्या थी। ठीक है, उसमें देखा जाता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च थी या नहीं थी। जो वैल्यूज़ आई हैं उनको वो एनालाइज करते हैं, उसके बाद वो किसी फाइनल नतीजे पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द बीइंग ऑब्जेक्टिव। इसमें प्रिसाइज मेजरमेंट्स एंड स्टैंडर्ड मेथड्स आर यूज्ड व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालाइजिंग डेटा। जब भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं या डेटा को एनालाइज किया जाता है तो उसके लिए जो मेजरमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज होती हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, यानी हर चीज़ जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म की जाती है ताकि रिज़ल्ट में किसी किस्म की भी कोई जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, एक्यूरेट रिजल्ट्स मिले। लास्ट वन जो है वो है स्केप्टिसिज्म एंड प्रूफ। स्केप्टिसिज्म जो है इसका मतलब होता है कि क्वेश्चनिंग एटीट्यूड, कि अगर किसी ने कोई काम किया है तो ये चेक करने के लिए, किसी को कोई शक हो कि ये काम ऐसे नहीं हो सकता या इसमें क्या क्या शामिल है, ठीक है, सही है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए जो मेथड यूज़ होता है वो होता है स्केप्टिसिज्म प्रूफ। इसमें साइंटिस्ट जो हैं वो तो होते ही नेचुरली स्केप्टिकल हैं। ठीक है, हमेशा वो नई न्यू डिस्कवरीज़ जो हैं उसको डबल चेक करते हैं कि दूसरे साइंटिस्ट ने जो काम किया है आया कि वो सही है या नहीं। दोबारा उसको चेक करते हैं, दोबारा वो जो है बहुत से टेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा परफॉर्म करते हैं ताकि वेरीफाई कर सकें कि जो भी काम हुआ है वो रिज़ल्ट ठीक हैं ये नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक्यूरेसी जो है 100% शामिल होती है साइंटिफिक रिसर्च में। तो जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च है, जितने भी टेस्ट वगैरह हैं, उन सब को दोबारा साइंटिस्ट जो हैं वो अपने दिमाग में लाते हैं कि हमने इसको चेक करना है, उसके बाद वो किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। इसीलिए तो भाई हाई क्वालिटी लैब्स बनाई गई हैं। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री की लैब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की होती हैं और जितनी भी रिसर्च होती हैं वो भी उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट्स जो हैं वो शामिल होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको बाकी भी वीडियोस पसंद आई हैं तो उसकी जो राय है वो भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं।